Okay, so welcome to the third class of capital structure. Good morning, all of you. Sampurna, Jatin, Raghav, Anil, Nikhil, Smriti. A very fine good morning to all of you. Samir Patil, Khush, Rahul, Anurag, Mohan. चलिए, गुड मॉर्निंग रितिका, आकाशदीप. सो आज थर्ड क्लास है कैपिटल स्ट्रक्चर की. 5 मिनट में रिकैप करवा दे रहा हूँ. तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन था रिगार्डिंग फर्म में डेट कितना यूज़ करना चाहिए, हाउ मच डेट इक्विटी रेशियो अ फर्म शुड मेंटेन. और इस पे बहुत सारा थियरीज है. तो वी स्टार्टेड विथ द नेट इनकम अप्रोच, जो सबसे फालतू अप्रोच है, जो ये मानता है कि फर्म डेट उठाते जाएगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम रहेगा, कॉस्ट ऑफ डेट सेम रहेगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरते जाएगा. सो द बेस्ट इज 100% डेट. सेकेंड था नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जो ये मानता है कि डेट इक्विटी से फ़र्क नहीं पड़ता है बिकॉज केसी विल रिमेन द सेम. क्योंकि जब डेट उठाएंगे तो ऑल्दो डेट सस्ता है पर इक्विटी को चिंता होगा तो केई विल राइज सच दैट केसी विल रिमेन द सेम. तो इस तरह का रिमेन द सेम हैपन्स इन अ वेरी हाइपोथेटिकल वर्ल्ड. ठीक है, नॉट इन द रियल वर्ल्ड. तो सही अप्रोच है बट हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में. इनफैक्ट एमएम अप्रोच भी सेम है एनवाई अप्रोच का. केवल एमएम अप्रोच आर्बिट्राज आर्ग्यूमेंट से एक्सप्लेन किया कि अगर वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म अनलीवर्ड फर्म के बराबर नहीं होगा तो एक आर्बिट्राज मुफ्त का प्रॉफिट का स्कोप होगा और उस स्कोप की वजह से अपने आप ही वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म अनलीवर्ड के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो एनवाई अप्रोच एमएम मॉडल दोनों सेम है. और एक बेस्ट अप्रोच था ट्रेडिशनल पोजीशन. ट्रेडिशनल पोजीशन ये बोलता है कि कुछ हद तक डेट बढ़िया है पर बहुत ज़्यादा डेट यूज़ करोगे तो डेट ख़राब है. तो एक बार केसी गिरेगा बाद में केसी बढ़ेगा. वो बेस्ट अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच. और बेस्ट से कोई सम्स आता नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है. बिकॉज इट वॉज नॉट एबल टू से किस हद तक कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरेगा. टू सम एक्सटेंट डेट इज़ गुड, टू मच ऑफ डेट इज़ बैड. ठीक है, तो ये अप्रोचेस अपने कर रहे थे. सिंपल सम्स किए थे. और लास्ट क्लास बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ था एमएम अप्रोच का, आर्बिट्राज का. कभी नहीं आया हुआ आज तक, सीए इंटर में कभी नहीं आया हुआ है. मेरे को लगता है आने का स्कोप है उन चारों में से एक सम. वो जो इलस्ट्रेशन नंबर क्या 5, 6, 7, 8 था कि 6, 7, 8, 9, मेरे को याद नहीं है कौन से 4 इलस्ट्रेशंस थे आर्बिट्राज के. बताइएगा प्लीज़ आप लोग. आईसीआई स्टडी मैट में 4 इलस्ट्रेशन कौन से थे आर्बिट्राज के? 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9 4 इलस्ट्रेशन से चारों में से एक आने का बहुत ज़्यादा चांस है एग्जाम में. 6, 7, 8, 9. तो 6, 7, 8, 9 में से लीवर्ड से अनलीवर्ड फर्म का कौन सा सम था? केस 1 का कौन सा सम था जो लास्ट क्लास आप लोग को होमवर्क दिया था? लीवर्ड फर्म ओवर वैल्यूड है, उसको बेच के अनलीवर्ड फर्म में जाना है. इसका कौन सा सम था जो 2 सम होमवर्क दिया था? 6 और 7. तो 6 और 7 जो था, 6 और 7 वो लीवर्ड से अनलीवर्ड जाने का सम था. जिस पे क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 में अपने मेथड 2 से कर रहे थे इंक्रीज इन इनकम अप्रोच. इंक्रीज इन इनकम नहीं, आई डोंट नो 6 में कौन सा मेथड से कर रहे थे. आई थिंक मेथड 2 जो था सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. 6 में सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच से किए थे. कंफर्म कीजिएगा. नंबर 6 जो था केस 1 सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, और जो 7 था वो था इंक्रीज इन इनकम अप्रोच. ओके, जो 7 था वो था इंक्रीज इन इनकम अप्रोच. नोट्स बहुत बढ़िया से लिखाए हुए कायदे से, तो अकॉर्डिंगली हो जाना चाहिए. मैंने बोला था आप लोग 8 और 9 ट्राई कीजिएगा अपने आप. आपने ट्राई किया होगा पर मैं बोला था मैं खुद कराऊंगा 8 और 9. तो अब मैं केस 2 में जा रहा हूँ. ठीक है, जहाँ पे अनलीवर्ड फर्म को ओवर वैल्यूड करेंगे और लीवर्ड फर्म रिलेटिवली अंडर वैल्यूड है. तो अपने अनलीवर्ड से लीवर्ड में जाएंगे, अनलीवर्ड से लीवर्ड में जाएंगे. अगर कोई स्टूडेंट आप में से ऐसा है जो कि क्लास केवल सुन रहा है और घर पे कुछ देख रहा ही नहीं है, तो उसको ख़राब लग रहा होगा. मैं जो शुरू में समझा रहा हूँ ना समझ में नहीं आ रहा होगा, बिकॉज उसने अगर देखा ही नहीं है. तो मेरा क्लास अज्यूम करता है कि आपने पिछले क्लास को देख के और उसका होमवर्क करके आए हैं. ओके, तभी बेटर समझ में आएगा. चलिए, तो अब आते हैं अपने केस 2. ओके, अपने केस 2 में आ रहे हैं. केस 2 अनलीवर्ड टू लीवर्ड, यानी इस बार अनलीवर्ड को ओवर वैल्यूड करेंगे और फिर देखेंगे
कि कैसे आर्बिट्राज होता है। बहुत जन आप लोग देख भी चुके होंगे इलस्ट्रेशन 8 और 9 में, तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं करूँगा, ठीक है ना। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, पर्टिकुलर्स कॉपी कीजिए प्लीज, पर्टिकुलर्स फर्म ए, फर्म बी, फर्म ए और फर्म बी, ठीक है ना, फर्म ए, फर्म बी, और ये दोनों फर्म सेम रिस्क क्लास में है। फर्म्स इन द सेम रिस्क क्लास, इन द सेम रिस्क क्लास, यानी दोनों का धंधा सेम है, बिजनेस सेम है, दोनों सीमेंट कंपनीज है या दोनों आईटी कंपनीज है, दोनों का बिजनेस रिस्क सेम है, इसलिए एमएम के अनुसार इन दोनों का केसी सेम होना चाहिए। तो ईबीआईटी दिया हुआ है, $80,000 ईबीआईटी है, दोनों का सेम है, लेस इंटरेस्ट ब्रैकेट 6% ऑफ 2 लाख। तो फर्म बी में मैं मान रहा हूँ 2 लाख का डेट है, 6% इंटरेस्ट है, तो फर्म बी में 12,000 अकॉर्डिंगली अपना पीबीटी आ गया, और वही नेट इनकम है। आपको ध्यान होगा अभी तक किसी भी सब में टैक्सेस नहीं आए, पीबीटी दैट इज़ नेट इनकम, तो इसका तो 80,000 ही है, और इसका जो नेट इनकम है वो 80 माइनस 12 68,000 है। मन से फिगर्स लिए जा रहे हैं। अब सपोज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो फर्म बी का ज़्यादा होना चाहिए फर्म ए से, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी सपोज मैं लिख रहा हूँ, इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो 10% है, और इसका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है सपोज वो 15% है, यानी जानबूझ के मैंने बहुत ज़्यादा लिया है, मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। सो अकॉर्डिंगली वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या आ रहा है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी का तो फॉर्मूला आपको पता है, नेट इनकम बाई केई, नेट इनकम बाई केई। प्लीज़ बताइए 80,000 बाई 0.1 यानी 8 लाख, और उसका जो है 68,000 बाई 0.15, 68,000 डिवाइड बाई 0.15, 68,000 बाई 0.15 बताइए, 68,000 डिवाइड बाई 0.15, ओके 4,53,333 इसका इक्विटी है। सो वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म ऑब्वियसली डेट प्लस इक्विटी होगा, तो इसका वैल्यू तो 8 लाख ही है, और इसका जो वैल्यू है वो 4,53,000 प्लस 2 लाख 6,53,333, 6,53,000, 2 लाख का डेट था ना, तो इक्विटी प्लस डेट। केसी क्या है, केसी, केसी का आपको पता है फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म। प्लीज़ निकालिएगा ईबीआईटी बाय वैल्यू ऑफ द फर्म, तो 80,000 बाय 8 लाख 10%, इसका तो केसी, और उसका केसी क्या आ रहा है 80,000 डिवाइडेड बाय 6,53,333, 80,000 डिवाइड बाय 6,53,333, केसी ज़्यादा है उसका, यस प्लीज़, 80,000 डिवाइड बाय 6,53,333, 12.24%, जबकि दोनों का केसी सेम होना चाहिए था, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए था, 12.24% अप्रॉक्स। 80,000 डिवाइड बाय 653,333, श्रेयांश सिंगी बोल रहे हैं 10.4% आ रहा है, बाकी सब जन का 12.24% है,
तो आई थिंक श्रेयांश आपने मिस्टेक किया होगा. EBIT 80,000 डिवाइड बाय 6,53,333, तो 12.24%. ओके, उन्होंने भी करेक्ट कर लिया. चलिए, ओके. स्टेप वन. तो स्टेप वन है, सिंस बोथ फर्म्स belong to the same risk class and have the same NOI. NOI का मतलब फुल फॉर्म मत बताइएगा, NOI का मतलब पूछ रहा हूँ. Since both firms belong to the same risk class and have the same NOI. NOI का मतलब क्या था? फुल फॉर्म मत बताइएगा, फुल फॉर्म मत बताइएगा. NOI का मतलब क्या था? करेक्ट, राघव बंसल ने बोला है, संपूर्णा ने बोला है, बहुत बढ़िया. EBIT and have the same NOI. NOI मतलब EBIT. Have the same NOI, that is EBIT, comma. They should have the same value. They should have the same value. दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए. They should have the same value. Full stop. However, firm A bracket unlevered has a higher value than firm B. Firm A bracket unlevered has a higher value than firm B bracket levered. Okay, firm A has a higher value than firm B. Full stop. So, firm A is relatively overvalued. Firm A is relatively overvalued. Firm A is relatively overvalued. Step 2. तो अपने मानेंगे कि अपने 10% इक्विटी स्टेक होल्ड कर रहे हैं फर्म ए में. ओके, एक बार वर्बली डिस्कस कर लेते हैं जैसे लास्ट क्लास किए थे, जिससे आप लोग को डबल प्रैक्टिस का मौका मिले. अगर डिक्टेट करते हुए समझाऊंगा तो किसी किसी को डबल मौका नहीं मिलेगा. तो फर्म ए में सपोज अपने 10% इक्विटी होल्ड करते हैं सपोज, तो अपने उसको बेच दिए तो कितना पैसा मिला? अभी लिखिएगा मत, डिस्कस कर रहे हैं. सपोज फर्म ए में आप 10% इक्विटी शेयर होल्डर हैं, तो इन दैट केस आपने बेच दिया, वो कितना पैसा मिला? 80,000. 80,000 मिला, दिख गया. 8 लाख का 10%, 80,000 रुपया मिला बेच के अपना शेयर्स. 80,000. ठीक है. एक चीज़ बताइए, जब हम लोग फर्म ए में इक्विटी शेयर होल्डर थे तो हम लोग कौन सा रिस्क फेस कर रहे थे, बिजनेस या फाइनेंशियल या बोथ? जब हम लोग फर्म ए में इक्विटी शेयर होल्डर थे तो हम लोग कौन सा रिस्क फेस कर रहे थे, बिजनेस या फाइनेंशियल या बोथ? मैंने पूछा फर्म ए में जब हम लोग 10% इक्विटी शेयर होल्डर थे तो कौन सा रिस्क फेस कर रहे थे, बिजनेस या फाइनेंशियल या बोथ? बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर, बिजनेस ओनली. क्योंकि फर्म ए में डेट है ही नहीं. फर्म ए में डेट है ही नहीं तो उस पर फाइनेंशियल रिस्क की बात कहाँ से आती है? फाइनेंशियल रिस्क इज द रिस्क विच अराइजेज बिकॉज ऑफ डेट. तो फर्म ए में हम लोग केवल बिजनेस रिस्क फेस कर रहे थे. तो अगर हम लोग अभी फर्म बी में जाएं, और अगर मैं बोलूं कि चलो फर्म बी में इक्विटी, फर्म बी का इक्विटी बाई कर ले, फर्म बी का केवल इक्विटी बाई कर लेते हैं, तो अगर फर्म बी का इक्विटी बाई करोगे तो तुम्हारा बिजनेस रिस्क होगा कि फाइनेंशियल रिस्क या बोथ? अगर तुम फर्म बी का इक्विटी बाई करोगे तो तुम्हारा बिजनेस रिस्क होगा कि फाइनेंशियल रिस्क होगा कि बोथ? बिकॉज फर्म बी में तो डेट भी है ना. तो अगर तुम उसके इक्विटी शेयर होल्डर बन गए, तुम्हारे धंधे का भी रिस्क है और डेट का भी रिस्क है. तो इसका मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं कि मैं बोलूं कि फर्म ए का इक्विटी बेच के केवल फर्म बी का इक्विटी बाई कर लो. नहीं, तुमको थोड़ा सेफ होना पड़ेगा. ठीक है. तो इसलिए तुम फर्म ए से जब फर्म बी में जाएगा तो इन दैट केस तुम इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करेगा.
फर्म ए से जब फर्म बी में जाएगा तो इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करेगा, इक्विटी में भी और फर्म बी का डिबेंचर में भी, दोनों में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि डिबेंचर में इन्वेस्ट करने से रिस्क कम है, इक्विटी में इन्वेस्ट करने से रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। तो इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करेगा। तो एक चीज़ बताओ, फर्म बी का टोटल वैल्यू क्या है? देखो अगर ध्यान दो, फर्म बी का टोटल वैल्यू 6,53,333 है, ठीक है ना। और तुम फर्म ए से बेच के कितना अमाउंट ला रहा है? 80,000। तो अगर 80,000 को टोटल में लगा दे, इक्विटी और डेट दोनों में, तो अपना स्टेक फर्म बी में कितना हो जाएगा? अपना स्टेक फर्म बी में क्या हो जाएगा? अगर 80,000 को टोटल में लगा दे, इक्विटी और डेट दोनों में, तो स्टेक बताइएगा। 80,000 को लगा दिए 6,53,333 में, तो हमारा स्टेक क्या हो जाएगा इक्विटी और डेट में? कंपनी बी में हमारा स्टेक क्या हो जाएगा? यस प्लीज़, 80,000 को कंपनी बी के डेट और इक्विटी दोनों में लगा दिए तो हमारा स्टेक क्या हो जाएगा? 80,000 डिवाइड बाय 6,53,333, 80,000 डिवाइड बाय 6,53,333, 80,000 डिवाइड बाय 6,53,333, 80,000 डिवाइड बाय, तो 12.24%, 12.24% अपना स्टेक हो जाएगा, 12.24% अपना स्टेक हो जाएगा। ये कोइंसिडेंस है, ये कोइंसिडेंस है कि वो ये 12.24 के बराबर आ रहा है, ये जस्ट महक इत्तेफाक है, क्योंकि हम लोग इसका 8 लाख लिए थे ना, तो 10% अब 8 लाख 80,000 आ गया, 80,000 इससे मैच हो गया, इसलिए 12.24% आ गया। ये इत्तेफाक है, इस 12.24% से कोई कनेक्शन नहीं है इसका। तो 12.24% हमारा स्टेक हो गया फर्म बी में, 12.24% स्टेक हो गया फर्म बी में। तो फर्म बी का जो टोटल इनकम है 80,000, उसका अपने 12.24% अर्न करेंगे। 12.24% 80,000 का कितना? 12.24% 80,000 का कितना? मैंने पूछा 12.24% 80,000 का कितना? जो फर्म बी का टोटल इनकम है उसका 12.24% हमको बिलोंग करता है। अलग अलग भी कर सकते हैं, 12,000 का 12.24%, 68,000 का 12.24%, बट डबल टाइम लगेगा, इससे बढ़िया पूरा का ही कर दें। तो 9792 हमारा इनकम होगा, 9792 हमारा इनकम होगा, 9792 हमारा इनकम होगा 12.24% ऑफ ये वाला 80,000, 9.92% हमारा इनकम होगा, 9.92%। ओके, 9.92% हमारा इनकम होगा। अब 9.92% हमारा इनकम होगा तो 9792 हमारा इनकम होगा। और पहले हमारा इनकम क्या था? पहले हम फर्म ए में 10% होल्ड कर रहे थे, 10% होल्ड कर रहे, तो 10% अब 80,000। पहले हमारा इनकम 8,000 था, पहले हमारा इनकम 8,000 था, अब हमारा इनकम 9792 हो गया। पहले 8,000 था, अब 9792 हो गया। तो आर्बिट्राज प्रॉफिट क्या है? 1792। पहले 8,000 था, अब 9792 हो गया, तो आर्बिट्राज प्रॉफिट क्या है? 1792। आर्बिट्राज प्रॉफिट है 1792। ये इंक्रीज इन इनकम अप्रोच है, मेथड 1, इंक्रीज इन इनकम अप्रोच। ये कराते हुए केवल एक दिक्कत हो रहा है मेरे को, ये फालतू में जो 12.24 और 80,000 टकरा रहे हैं ना, तो ये टकरावट के कारण मेरे को दिक्कत हो रहा है। दिक्कत मतलब आप लोग को 10% ही लेना चाहिए, पर मैं अभी लिखाते समय अज्यूम कर रहा हूँ कि अपने 20% स्टेक होल्ड कर रहे हैं फर्म ए में, 20% स्टेक। तो 20% बेचेंगे तो 8 लाख का 20% कितना? 16, 1,60,000 आएगा। तो 1,60,000 को वहाँ ट्रांसफ़र करूँगा जिससे कन्फ्यूजन कमती हो, 1,60,000 को वहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा जिससे कन्फ्यूजन कमती हो। इज़ इट ओके? आई रिपीट, मैं 10% इक्विटी शेयर होल्डर मानने के बजाय मेरा मन 20% इक्विटी शेयर होल्डर मानूंगा फर्म ए में। सर एग्जाम में भी क्या ऐसे करके आना है क्या? नहीं, एग्जाम में आपको 10% ही मानना है, पर यहाँ पे वो 10% मानने से वो 80,000 से मैच करने के कारण वो फिगर्स बहुत ज़्यादा मैच हो जा रहा है, कन्फ्यूजिंग हो जा रहा है। तो मैं 20% फर्म ए में इक्विटी शेयर होल्डर मान रहा हूँ। आर यू ओके विथ इट? मैं स्टेप 2 में मान रहा हूँ कि हम लोग 20% स्टेक फर्म ए में होल्ड कर रहे हैं। आर यू ओके? आर यू ओके? वरना फिगर्स बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंस से मैच हो जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं 20% मान रहा हूँ, पर एग्जाम में आप 10% ही मानिएगा। तो लिखिए स्टेप 2, स्टेप 2, सपोज वी ओन 20% of equity of firm A. We own 20% of equity of firm A. Full stop. We sell the same, getting 20% of
8 lakh, rupees 1,60,000, रुपीज़ 1,60,000, तो 8 लाख का 20%, 1,60,000 मिला, 1,60,000 अपने को वहाँ से मिला कंपनी ए का शेयर्स बेच के, 1,60,000। स्टेप 3, दिस अमाउंट इज इन्वेस्टेड, this amount is invested in the debt as well as equity of firm B. This amount is invested in the debt as well as equity of firm B. Full stop. Stake acquired equal to 1,60,000 divided by 6,53,333 into 100, कितना? Stake acquired equal to 1,60,000 divided by 6,53,333.33 into 100. Stake acquired 1,60,000 divided by 6,53,333.33 into 100. So 24.48%. क्या पता राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है और एक्चुअली 25% है, 24.5% है, मे बी 24.48%, 49 बोल रहा है कोई, तो हो सकता है वो 24.5% ही है, ठीक है ना। वो नीचे में जो रेकरिंग है ना 6,53,333, बट ठीक है 24.48 या 49%, 49 बोल रहे सब जन, 24.49%, ठीक है 24.49% स्टेक हो गया हमारा फर्म बी में। स्टेप 4, कंपैरिजन ऑफ इनकम। तो पहले हेडिंग दे दिए बिफोर आर्बिट्राज। तो बिफोर आर्बिट्राज के अंदर इक्विटी इनकम फ्रॉम फर्म ए ब्रैकेट 20% ऑफ, उसका जो टोटल इनकम था 80,000 था, टोटल इनकम 80,000 था, 80,000 का 20% 16,000, तो अपने 16,000 वहाँ कमा रहे थे फर्म ए में, 20% ऑफ 80,000, पूरे कंपनी का इनकम का 20%, 16,000 कमा रहे थे। नेक्स्ट, आफ्टर आर्बिट्राज अब कौन इक्विटी इनकम और डेट इनकम अलग निकालेगा? कर सकते हैं। इक्विटी इनकम जो था 68,000 उसका 24.49% और जो डेट इनकम था 12,000 उसका 24.49%, पर क्या फ़ायदा, इससे बड़े 80,000 कर देते हैं। इनकम फ्रॉम फर्म बी ब्रैकेट 24.49% ऑफ 80,000, 24.49% ऑफ 80,000, 24.49% ऑफ 80,000, 24.49% ऑफ 80,000, 19592 अप्रॉक्स, 19592 अप्रॉक्स, 19592 अप्रॉक्स। Therefore, arbitrage profit equal to 19592 minus 16,000, 3592 आंसर। तो अपना इनकम इतने से बढ़ गया, 3592 आंसर, 3592 आंसर। ये कौन सा हुआ? ऊपर लिख दिया केस 2 मेथड 1 है, ये केस 2 मेथड 1 इंक्रीज इन इनकम अप्रोच। तो स्टेक ज़्यादा ली है, इंक्रीज इन इनकम अप्रोच।
ये केस 2 मेथड 1 है। केस 2 माने अनलीवर्ड से लीवर्ड में जा रहे हैं और इंक्रीज इन इनकम दिखाए हैं 3592। अब मेथड 2, मेथड 1 का नाम था इंक्रीज इन इनकम अप्रोच, मेथड 2 सेविंग्स इन इन्वेस्टमेंट अप्रोच, मेथड 2 सेविंग्स इन इन्वेस्टमेंट अप्रोच, पैसा कमती लगाएंगे उसमें, सेविंग्स इन इन्वेस्टमेंट अप्रोच, सेविंग्स इन इन्वेस्टमेंट अप्रोच लिख दो। स्टेप 1 एंड स्टेप 2 सेम। एक मिनट, कृणाल मेहता बोल रहे हैं सर अनलीवर्ड से लीवर्ड में जाएंगे तो इंटरेस्ट लगेगा ना? कहाँ से इंटरेस्ट लगेगा? बोरो थोड़ी कर रहे हैं, इंटरेस्ट तो मिलेगा हमको। कृणाल मेहता बोल रहे हैं अनलीवर्ड से लीवर्ड में जाएंगे तो इंटरेस्ट लगेगा ना? इंटरेस्ट क्यों लगेगा? बोरो थोड़ी कर रहे हैं हम लोग, तो इन्वेस्ट कर रहे हैं डेट में, ब्याज तो मिल रहा है हमको। कृणाल मेहता बोल रहे हैं अनलीवर्ड से लीवर्ड में जाएंगे तो इंटरेस्ट लगेगा ना? रॉन्ग बोल रहे हैं। अनलीवर्ड लीवर्ड में जाएंगे तो डेट तो बोरो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, मेथड 2, मेथड 2 सेविंग्स इन इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो इसमें स्टेप 1 एंड स्टेप 2 सेम, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 सेम। स्टेप 1 समझाए कि फर्म ए ओवर वैल्यूड है, स्टेप 2 में उसका बेच दिए 1,60,000। अब एक मिनट, भव्या गर्ग बोल रहे हैं रेशियो क्या होगा डेट और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का? एक मिनट, मैं पीछे आ रहा हूं, जब आप लोग का डाउट खत्म हो जाए तब बोलिएगा, तब आगे जाऊंगा। भव्य अगर बोल रहे रेशियो क्या होगा? रेशियो होगा, जो रेशियो यहां पे है 4,53,333 एंड 2 लाख, उसका रेशियो, यानी आपको पता लगाना है कितना अमाउंट लगा रहे हैं। तो इन दैट केस 1,60,000 इंटू 2 लाख डिवाइड बाय 6,53,333, बताइए कितना? 1,60,000 जो बेचे थे फर्म ए को, उस पर से कितना पैसा फर्म बी का डेट में लगाए? 1,60,000 इंटू 2 लाख बाई 6,53,333। बाकी लोग कॉपी मत कीजिएगा, ठीक है? बाकी लोग कॉपी मत कीजिएगा माथा खराब करने के लिए। कोई पूछेगा तो मेरा बताना जिम्मेदारी है, तो बता रहा हूँ, ठीक है। भव्य अगर आप जरूर कॉपी कर लीजिएगा। 1,60,000 में से कितना पैसा डेट में लगा रहे हैं? 1,60,000 इंटू 2 लाख डिवाइड बाई 653,333, बताइए कितना? कितना अमाउंट? 48,979.61, 48,979.61। ये व्यक्तित्व ने बोला है, पर बाकी लोग बोल रहे हैं, समीर पाटिल बोल रहे हैं 39,184, भव्य गर्ग बोल रहे हैं 48,980। तो मेरे ख्याल से 48,979.61 करेक्ट है। भव्य आप एक्यूरेसी में जाइए, 48,979.61 में जाइए, आप बेटर रहेगा, ठीक है ना? 48,979.61 और डेट में लगाएंगे 1,60,000, इक्विटी में लगाएंगे 1,60,000 इंटू 453,333 डिवाइड बाय 653,333, कितना? सही है, वैसे भी तो निकाल सकते हैं। 1,60,000 माइनस 48,979.61, हाँ निकाल सकते हैं। इक्विटी में कितना लगाए वो बता रहा हूँ। इक्विटी में 1,60,000 को डेट में कितना लगाए, इक्विटी में कितना लगाए? 1,60,000 को डेट में कितना लगाए, इक्विटी में कितना लगाए? 1,11,020 1,11,020। तो अगर राउंड ऑफ कर रही है तो उसको राउंड ऑफ कर दीजिए 80। तो इतना पैसा लगाया है डेट और इक्विटी में। डेट में लगाया 48,980, इक्विटी में लगाए 1,11,020, 1,11,020। तो जो अपने आर्बिट्राज प्रॉफिट दिखाए थे उसमें आफ्टर आर्बिट्राज ऐसे भी दिखा सकते थे कि डेट में इतना लगाए और डेट का ब्याज 6% है, तो एट द रेट ऑफ 6% कितना ब्याज मिलेगा? डेट में 48,980 लगाए तो उस पर 6% ब्याज था, कितना ब्याज मिलेगा? डेट में 48,980 लगाए तो उस पर 6% ब्याज है, कितना ब्याज मिलेगा? भव्य गर्ग आपके लिए है 48,980 का 6%, 2938.8, 2938.8,
2938.8 इतना अपने को इंटरेस्ट इनकम मिलेगा, इंटरेस्ट इनकम। और जो इक्विटी में लगाए थे 1,11,020, तो इक्विटी में स्टेक कितना हुआ निकालिए। स्टेक कितना हुआ? स्टेक हो गया 1,11,020 डिवाइड बाय 4,53,333। इक्विटी में स्टेक कितना हुआ? 1,11,020 डिवाइड बाय 4,33,333। स्टेक कितना आया? इक्विटी में स्टेक कितना आया? 1,11,020 डिवाइड बाय 4,53,333, वही 24.49%। तो 24.49% अपने कमाएंगे 68,000 का। 24.49% ऑफ 68,000, वहाँ से इक्विटी इनकम। 24.49% ऑफ 68,000 वहाँ का इक्विटी इनकम। 24.49% ऑफ 68,000 वहाँ का इक्विटी इनकम। 24.49% ऑफ 68,000 कितना? फर्म बी का इक्विटी इनकम 68,000 था। 24.49% ऑफ 68,000 कितना? 24.49% ऑफ 68,000 16653। तो 16653 इक्विटी इनकम है। 16653 ऐड कीजिए। डेट इनकम 2938.8, इक्विटी इनकम 16653, टोटल कितना? 2938.8 प्लस 16653, टोटल इनकम कितना? 2938.8 प्लस 16653, टोटल इनकम कितना? 195,952। 195,952 तो सेम आया पर गंदगी से आया, गंदगी से सेम आया पर गंदगी से आया। 195,952 195,92 है क्या? 195,92 सेम आया, गंदगी से आया, और वो इजी तरीका था। तो एकदम भी ये तरीके से नहीं करना चाहिए। हाँ, मन में सोचने का बात अलग है, पर इस तरीके से नहीं करना चाहिए। स्ट्रेट अवे दिखाना चाहिए था, जैसे मैंने दिखाया था। सर हम लोग इस तरह से करेंगे तो मार्क्स कटेगा क्या? नहीं कटेगा, दिखाइए। भव्य अगर आप दिखा सकते हैं, नो इश्यूज। 19592, बट हर चीज़ करिकुलम को देखते हुए पढ़ाई जाती है। तो व्हेन आई सेड आई एम टीचिंग फॉर द पर्पस ऑफ सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं दुनिया के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सीए इंटर के लिए पढ़ा रहा हूँ। और सीए इंटर में आर्बिट्राज का सम एक बार भी नहीं आया है। तो मैं जानबूझ के गंदा तरीके से और डिटेल में क्यों दिखाऊं जो आज तक नहीं आया हुआ है, ठीक है। पर हाँ, दिखाना पड़ा अगर कोई टोकेगा तो, दिखाना पड़ा अगर कोई टोकेगा तो, बिकॉज वरना मन में सोचेगा कि क्या पता सर को भी नहीं आता है, ठीक है। तो 19592 मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब बोलेंगे ओके आगे बढ़ जाइए। किसी को और कुछ पूछना है? किसी को और कुछ पूछना है? हम लोग केस 2 में चले, मेथड 2 में चले गए थे। फिर बीच में 2 डाउट्स आया, एक कृणाल का और एक भव्या का, तो पीछे वापस से आना पड़ा। किसी का भी माथा खराब हुआ है अगर ये पीछे आने की वजह से, तो ये पूरा पोर्शन को कट कर दे, ये पूरा पोर्शन को नहीं फॉलो करे। तो ऐसा हो सकता है कि आपको लगेगा यार सब ठीक से समझ में आ रहा था, ये सब करने के कारण और गड़बड़ हो गया, तो नहीं करें प्लीज, ठीक है। जैसा चल रहा था वैसा अच्छा चल रहा था। तो सबने बोला ओके मैं आगे बढ़ सकता हूं। अब कोई पीछे ले गया तो ही मैं पीछे जाने वाला नहीं हूं, मैं उस पर्सन को इग्नोर करूंगा, ठीक है। ओके, मेथड 2 जो है दैट वाज सेविंग्स इन इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग्स इन इन्वेस्टमेंट अप्रोच, उसमें स्टेप 1 और स्टेप 2 सेम है। तो स्टेप 1 में हमने पता लगाया था फर्म ए ओवर वैल्यूड है। स्टेप 2 में हमने बोला था 20% फर्म ए का बेच दिए और 1,60,000 आया, याद है। स्टेप 1 एंड स्टेप 2 सेम है। स्टेप 1 एंड स्टेप 2 सेम है। अब अपने स्टेप 3 में जा रहे हैं। बताइए स्टेप 3 में क्या करें, आप लोग बताइए, स्पेशली भव्या गर्ग को बताना चाहिए। स्टेप 3 में क्या करें? स्टेप 3 में क्या करें प्लीज बताइए। स्टेप 3 में क्या करें प्लीज बताइए। स्टेप 3 में क्या करें? राघव बंसल ने सही लिखा है, अनिल गोयल से मिस्टेक हुआ है, भव्या गर्ग ने भी सही लिखा है, शिवम बंसल ने भी सही लिखा है, संपूर्ण ने इंडिकेशन दिया है, लिखा नहीं क्या करना है, इंडिकेशन दे रहा है।
तो अपने को सेम स्टेक लेना है फर्म बी में। 20% स्टेक फर्म ए में था ना, तो फर्म बी में 20% स्टेक लेंगे। ओके, एक बार पहले वर्बली दिखा दे रहा हूँ। फर्म बी में 20% स्टेक लेंगे, किस में सर? डेट में कि इक्विटी में? दोनों में। 20% डेट में और 20% इक्विटी में। तो मैं लंबा चौड़ा क्यों करूं? मैं तो 20% 6,53,333 का निकालूंगा। तो 65,333 हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। 65,333 इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग पूरा का पूरा नहीं, 20% ना, 10% आप लोग बोल दिए। 20% ऑफ 6,53,333 कितना हुआ? 20% ऑफ 6,53,333 कितना हुआ? 20% ऑफ 6,53,333 कितना हुआ? 20% ऑफ 6,33,333 कितना हुआ? 130,667 अप्रॉक्स। 130,667 अप्रॉक्स। तो हम लोग फर्म बी में 130,667 लगाएंगे। और प्लीज़ ये मत पूछना कितना डेट में कितना इक्विटी में, ठीक है? वो मैं स्प्लिट नहीं करने वाला हूँ भव्या, आप उसी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है? 130,667 हम लोग लगाएंगे। 130,667 हम लोग फर्म बी में लगाएंगे। तो फर्म ए से आया था 1,60,000 और लगाए 130,667। तो जो पैसा बच गया वो आर्बिट्राज प्रॉफिट है, क्योंकि हम लोग दिखाने वाले हैं इनकम सेम आएगा, ठीक है ना? चलिए, तो स्टेप 3, टेक a 20% stake in the debt as well as equity, in the debt as well as equity of firm B. Take a 20% stake in the debt as well as equity of firm B. Take a 20% stake in the debt as well as equity of firm B. In the debt as well as equity of firm B. Full stop. So, amount invested in firm B equal to 20% of 6,53,333. 20% of 6,53,333 इक्वल टू 1,30,667। किसी ने बोला था उस समय 1,30,667। इतना अमाउंट इन्वेस्ट किए, इतना अमाउंट इन्वेस्ट किए। देयरफॉर सेविंग्स, कितना पैसा बच गया हाथ में? 1,60,000 बेच के आया था, पर इन्वेस्ट किए 1,30,667। तो पैसा बच गया 29,333। 29,333 पैसा बच गया। तो 29,333 जो है वो आर्बिट्राज प्रॉफिट तब होगा जब स्टेप 4 में ये दिखा दें कि दोनों जगह इनकम सेम है। 29,333 को अभी आर्बिट्राज प्रॉफिट नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि दोनों जगह इनकम सेम है। देखो इनकम सेम है और तब भी पैसा बच गया, तब आर्बिट्राज हुआ ना मुफ्त का। स्टेप 4, कंपैरिजन ऑफ इनकम कीजिए प्लीज अपने आप। कंपैरिजन ऑफ इनकम बिफोर आर्बिट्राज तो वही है, बिफोर आर्बिट्राज तो वही है जो ऊपर लिखे थे। इक्विटी इनकम फ्रॉम फर्म ए 20% ऑफ 80,000। 80,000 था ना इनकम, हाँ। 20% ऑफ 80,000 16,000। कंपैरिजन ऑफ इनकम बिफोर आर्बिट्राज, इक्विटी इनकम फ्रॉम फर्म ए 20% ऑफ 80,000 16,000। इक्विटी इनकम फ्रॉम फर्म ए 20% ऑफ 80,000 इक्वल टू 16,000। 20% ऑफ 80,000, 80,000 क्या? वो जो इनकम था वो लोग का EBIT। ओके, 20% ऑफ 80,000 16,000। आफ्टर आर्बिट्राज, आफ्टर आर्बिट्राज भी सेम है। 20% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ फर्म बी, 20% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ फर्म बी, बिकॉज डेट इनकम अलग, इक्विटी इनकम अलग। अब कौन तोड़ के दिखाएगा? 20% ऑफ टोटल इनकम ऑफ फर्म बी, दैट इज 20% ऑफ 80,000 इक्वल टू 16,000। 20% ऑफ 80,000 इक्वल टू 16,000। तो दोनों जगह सेम स्टेक है, दोनों का सेम इनकम है, तो अपना भी इनकम सेम। 16,000 16,000 16,000 16,000। किसी किसी को इजी सुहाता नहीं है, उसको लगता है इतना इजी कैसे आ गया, तो उस केस में वो पता लगा सकता है डेट में कितना लगाए, इक्विटी में कितना लगाए। तो डेट से 6% ब्याज, इक्विटी में कितना, और टोटल करके निकाल सकता है। पर मैं वो नहीं निकालूंगा, बिकॉज ये सब कभी आया हुआ नहीं है। तो क्यों निकाले ऐसे एक्स्ट्रा मेहनत? ठीक है, लास्ट पे लिखे
since income is same, since income is same, since income is same, comma, arbitrage profit equal to, since income is same, comma, arbitrage profit equal to 29333. Income is same, comma, arbitrage profit equal to 29333. Since income is same, comma, arbitrage profit equal to 29333. Since income is same, comma, arbitrage profit is 29333. 29333. 29333. ठीक है, 29333 is the arbitrage profit. जो इंस्टीट्यूट का सम्स है तो इंस्टीट्यूट के मैट का जो सम था इलस्ट्रेशन नंबर 8 एंड 9, इलस्ट्रेशन नंबर 8 अनलीवर्ड फर्म का वैल्यू ज़्यादा है और बोला कंप्यूट हाउ आर्बिट्राज प्रोसेस विल वर्क, कंप्यूट हाउ आर्बिट्राज प्रोसेस विल वर्क. हाँ, तो ये वाला किया इन्होंने मेथड नंबर 2 से. आप लिख सकते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 मेथड 2 से किया हुआ है. इलस्ट्रेशन नंबर 8 इज केस 2 मेथड 2. इलस्ट्रेशन नंबर 8 इज केस 2 मेथड 2. जब बोलेगा कंप्यूट हाउ आर्बिट्राज प्रोसेस वर्क्स, तो केस 2 मेथड 2, केस 2 मेथड 2. और इलस्ट्रेशन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो उस पर लिखा है कंप्यूट द इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग्स, इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग्स, तो इंक्रीज इन इनकम यानी केस 2 मेथड 1, केस 2 मेथड 1. इलस्ट्रेशन 9 इज केस 2 मेथड 1, केस 2 मेथड 1 यानी अनलीवर्ड से लीवर्ड पे जा रहे हैं और इस बार अपने को इंक्रीज इन इनकम दिखाना है यानी मेथड 1 से दिखाना है, केस 2 मेथड 1. तो आप लोग अकॉर्डिंगली इलस्ट्रेशन 8 और 9 को कर लेंगे. प्रेजेंटेशन आप हम लोग का फॉलो कर सकते हैं जो क्लास में किए थे, और आपको इंस्टीट्यूट का रटना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, नो इश्यूज. वो आपके दम पे डिपेंडेंट है. ठीक है, इलस्ट्रेशन 8 एंड 9. और कोई ये डाउट नहीं पूछे मेरे से कि सर 20% स्टेक लेना जरूरी है क्या. नहीं, जस्ट बिकॉज फिगर्स फालतू में मैच हो रहा था तो मेरे को 20 लेना पड़ा. आप 10% स्टेक को ही शिफ्ट करेंगे हमेशा, 10% स्टेक को शिफ्ट करेंगे हमेशा. ओके, तो कुछ स्टूडेंट जो अच्छे से सोचते हैं उनको शायद ये हेल्प करेगा. सुनना, जब लीवर्ड से अनलीवर्ड में जाते हैं, लीवर्ड से अनलीवर्ड, तो जहाँ से निकल रहे हैं लीवर्ड से वहाँ पे डेट था तो हम लोग को डेट बोरो करना पड़ता है. लीवर्ड से अनलीवर्ड जाते हैं तो 10% इक्विटी सेल, 10% इक्विटी सेल एंड 10% ऑफ डेट बोरो, इन्वेस्ट इन अनलीवर्ड. जब लीवर्ड से अनलीवर्ड जाते हैं केस 1 तो 10% इक्विटी बेचेंगे एंड 10% ऑफ डेट बोरो करेंगे, बोरो, और पूरा पैसा को अनलीवर्ड में लगाएंगे. अगर आपको लगता है आपको हेल्प करेगा आप कॉपी कर सकते हैं. केस 1 में जब लीवर्ड से अनलीवर्ड पे जाते हैं तो लीवर्ड का 10% इक्विटी बेचेंगे और 10% ऑफ द डेट बोरो करेंगे पर्सनल अकाउंट में. ठीक है, और पूरा पैसा को मिला के अनलीवर्ड में लगाएंगे. 10% इक्विटी सेल एंड 10% ऑफ डेट बोरो. केस 2, जब अनलीवर्ड से लीवर्ड जाते हैं, अनलीवर्ड से लीवर्ड, तो 10% इक्विटी सेल, ये मत बोलना 20% सेल, ऐसा कुछ नहीं, मेरे फिगर्स में था वो. 10% इक्विटी सेल इन्वेस्ट इन द डेट एंड इक्विटी ऑफ लीवर्ड, ऑफ लीवर्ड. ओके, अनलीवर्ड से लीवर्ड पे जाते हैं केस 2 में तो अनलीवर्ड का 10% इक्विटी बेचते हैं, बोरो करने का बात ही नहीं आता है, और उस पैसे को लगाते हैं उसके डेट और इक्विटी दोनों में. करीब अपने लास्ट क्लास 1 आवर या 1 आवर 10 मिनट स्पेंड किए थे इसमें, और आज 45 मिनट स्पेंड कर दिए, और आप लोग वो 4 एग्जाम्पल्स और करोगे तो टोटल में मिला के आपका
खुद के स्टडीज़ करने में और ये करने में करीब 2-3-4 घंटा ये आर्बिट्राज प्रोसेस पे चला गया। इससे ऊपर नहीं स्पेंड कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। इससे ऊपर आप टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। ये आर्बिट्राज में आने का स्कोप हाई है, और आएगा तो जो बाकी सारे फ्रेंड्स होंगे ना आपके, यू विल फाइंड दैट वो ये सम छोड़ेंगे और थियरी अटेम्प्ट करेंगे। पर वही आदमी किसको किसको छोड़ेगा, कोई और भी डिफिकल्ट आ गया तो इसलिए प्रैक्टिकल को अच्छे से करके जाना चाहिए। थियरी में फुल मार्क्स मिलने का स्कोप कमती है, ठीक है ना। तो 100/100 लाना है, 99-98 लाना है, तो FM में पूरा प्रैक्टिकल ही करना चाहिए। आई होप यू आर फाइन। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। Illustration number 6, 7, 8 and 9. 6, 7, 8 and 9. ओके मैं तो जो फाइनेंस का स्टडीज़ किया हुआ हूँ, MS फाइनेंस और CFA, उसमें तो हम लोग बहुत कुछ करते थे। एक थोड़ा सा लीवर्ड फर्म, एक बहुत ज़्यादा लीवर्ड फर्म है, दोनों का EBIT भी अलग है, तो आर्बिट्राज कैसे होगा, ठीक है। तो टैक्सेशन है तो आर्बिट्राज कैसे होगा। तो वी यूज्ड टू डू अ नंबर ऑफ थिंग्स, बट फॉर द पर्पज ऑफ CA इंटर FM टिपिकली यही होगा, अनलीवर्ड लीवर्ड, लीवर्ड अनलीवर्ड, ओके। दोनों का EBIT सेम है, और आर्बिट्राज कैसे करना है। चलिए तो अब अपने मूव करते हैं इनटू MM मॉडल विथ टैक्सेस। तो पहली बार टैक्स आ रहा है बीच में, MM मॉडल विथ टैक्सेस 1963, MM मॉडल विथ टैक्सेस 1963। ओके सो मॉडिग्लेनी और मिलर ने 1958 में तो ये लिखा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर इरेलेवेंट है, फ़र्क नहीं पड़ता है तुम डेट लो या इक्विटी लो, कैसी सेम रहेगा, वैल्यू ऑफ द फर्म सेम रहेगा। बट 1963 में उन्होंने इसको रिवाइज़ किया और बोला नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर रेलेवेंट है, बिकॉज रियल लाइफ में टैक्सेस है ना, और टैक्स के होने से डेट या इक्विटी किसकी वजह से टैक्स सेविंग्स होगा, टैक्स के होने से डेट कैपिटल या इक्विटी कैपिटल किसकी वजह से अपना टैक्स बचेगा। टैक्स अगर है दुनिया में तो किसकी वजह से टैक्स बचेगा, डेट की वजह से कि इक्विटी की वजह से, डेट की वजह से। तो कंपनी अगर डेट लिया तो डेट को जो ब्याज दिया वो ब्याज PL में डेबिट हुआ, वो PL में डेबिट हुआ इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट पे टैक्स बचेगा, उस इंटरेस्ट पे टैक्स बचेगा, ओके। डेट की वजह से टैक्स बचेगा, डेट की वजह से टैक्स बचेगा, ठीक है। MM मॉडल विथ टैक्सेस, तो डेट की वजह से टैक्स बचेगा, डेट की वजह से टैक्स बचेगा। तो इसका मतलब अगर टैक्स बचेगा तब तो वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फर्म के बराबर होना चाहिए, या फिर मैं पूछ रहा हूँ, लिखिएगा मत, प्लीज़ डोंट राइट, प्लीज़ डोंट राइट। VL शुड बी इक्वल टू VU, और VL शुड बी ग्रेटर देन VU, और VL शुड बी लेस देन VU। क्या लगता है आपको? अगर टैक्स है दुनिया में तो उस केस में लीवर्ड अनलीवर्ड फर्म का वैल्यू बराबर होना चाहिए कि VL शुड बी ग्रेटर देन VU या VL शुड बी लेस देन VU। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट्स योर फर्स्ट इंट्यूशन? व्हाट इज योर फर्स्ट इंट्यूशन? तो अनिल गोयल ने उल्टा लिखा है, संपूर्ण सेन ने भी उल्टा लिखा है, मैंने गलत लिखा है इन दोनों ने। अनिल गोयल ने उल्टा लिखा है, संपूर्ण सेन ने भी गलत लिखा है। राघव बंसल का आंसर करेक्ट है, भव्या गर्ग का आंसर करेक्ट है, समीर पाटिल का आंसर रॉन्ग है, शिवम बंसल का करेक्ट है, कृणाल मेहता का करेक्ट है। ऑब्वियसली डेट बढ़िया है ना उस केस में, डेट अगर टैक्स बचाता है तो डेट तो बढ़िया है, तो उस केस में VL should be greater than VU. Debt is a good source of finance because if we use debt, we are saving tax. So debt is a good source of finance. VL should be greater than VU. Okay, VL should be greater than VU. संपूर्ण और एक जन ने गलत बोला था, ध्यान नहीं है किसका नाम। क्या आप लोग को ये फीलिंग आ रहा है कि अगर डेट के कारण टैक्स बचता है, पहले तो नहीं बच रहा था ना, तो डेट के कारण टैक्स बचता है तो कंपनी तो उस केस पे डेट को लाइक करेगी ना। ओके, डेट को लाइक करेगी। सर और इलैबोरेट करके दिखाइए ना। दिखाएंगे, पहले प्राइमा फेशिया का बात है। ओके, और इलैबोरेट करके दिखाएंगे, पहले प्राइमा फेशिया का बात है। ओके, तो आपको ये समझ में आया कि
अगर दुनिया में टैक्स है तो डेट बढ़िया है, बिकॉज डेट विल जनरेट टैक्स शील्ड। इस चीज़ को प्लीज़ लिखिए। पॉइंट नंबर 1 प्लीज़ लिखिए। पॉइंट नंबर 1 आप लोग लिखिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, मैं कॉपी में, मैं बोर्ड पे लिख रहा नहीं हूँ। ओके प्लीज़ लिखिएगा, फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। इन द प्रेजेंस ऑफ टैक्स, इन द प्रेजेंस ऑफ टैक्स, इन द प्रेजेंस ऑफ टैक्स कॉमा debt financing is preferred, debt financing is preferred as interest on debt is tax deductible, debt financing is preferred as interest on debt is tax deductible, interest on debt is tax deductible, full stop. So debt financing generates, so debt financing generates interest tax shield, debt financing generates interest tax shield, interest tax shield, interest tax shield, ITS, interest tax shield, full stop. Hence value of levered firm should exceed value of unlevered firm. Value of levered firm should exceed value of unlevered firm. Value of levered firm should exceed value of unlevered firm. Full stop. Next line. Full stop. Next line. VL greater than VU. VL greater than VU. सर डेट बढ़िया है तो इसलिए लीवर्ड फर्म का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू अनलीवर्ड फर्म का। ये आप लोग सबने बोला है, सब प्राइमा फेशिया ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन दिखाना बाकी है। पॉइंट नंबर 2, एक बार पॉइंट नंबर 2 लिखिए मत, एक बार पॉइंट नंबर 2 लिखिए मत और मेरे को बताइए कि अगर डेट का अमाउंट B है, टैक्स रेट TC है, TC माने कॉर्पोरेट टैक्स रेट, और इंटरेस्ट रेट R है, इंटरेस्ट रेट R है, आप समझ रहे हैं, डेट का अमाउंट से 50 लाख है, इंटरेस्ट रेट सपोज 10% है और टैक्स रेट अगर 30% है, आप लोग लिखिएगा मत। तो उस केस पे ये बताइए, कंपनी अगर 50 लाख का डेट ले रखा है बुक्स में तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? मैंने बोला 50 लाख का डेट ले रखा है तो इंटरेस्ट का खर्चा कितना है? गलती मत बताना, जरूरी नहीं है तीनों चीज़ काम आएगा। 50 लाख का डेट है तो इंटरेस्ट का खर्चा कितना है? तो संपूर्ण ने जवाब दिया, निखिल ने जवाब दिया, समीर ने जवाब दिया, चिरायु ने जवाब दिया, राघव बंसल ने गलत जवाब दिया। 10% ऑफ 50 लाख इक्वल टू 5 लाख, 10% ऑफ 50 लाख इक्वल टू 5 लाख, तो 5 लाख का इंटरेस्ट एक्सपेंस है। दिख रहा है, मैंने पूछा था इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या है, 5 लाख का इंटरेस्ट एक्सपेंस है। यानी आपके अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट गया, और फिर पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट। तो यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस 5 लाख का पीएल में डेबिट होगा। अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस 5 लाख का पीएल में डेबिट होगा तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 5 लाख कम हो जाएगा, ईबीआईटी के बाद इंटरेस्ट लेस होगा तो 5 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हो जाएगा, तो टैक्स अपने को कमती अमाउंट पे देना पड़ेगा। तो 5 लाख के ऊपर कितना टैक्स बच रहा है? 5 लाख के ऊपर कितना टैक्स बच रहा है? मैंने पूछा 5 लाख इंटरेस्ट के ऊपर कितना टैक्स बचा? 5 लाख के ऊपर कितना टैक्स बचा? 1.5 लाख। 1.5 लाख का टैक्स बचा, 1.5 लाख का टैक्स बचा। आपको याद होगा अपने जितना भी फॉर्मूलाज यूज करें इस चैप्टर में, जैसे वैल्यू ऑफ द फर्म का EBIT बाई KC, वैल्यू ऑफ इक्विटी का नेट इनकम बाई KE, वो सब परपेचुअलिटी वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यानी अजम्पशन है कि डेट परपेचुअल है, डेट जो है वो परपेचुअल है, डेट जो है वो परपेचुअल है, परपेचुअल। तो अगर परपेचुअल है तो ये जो आपने निकाला इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड आप लोग का 1.5 लाख आया है, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड आपका 1.5 लाख आया है। ये 1.5 लाख केवल बचेगा, ये 1.5 लाख हर साल बचेगा? ये 1.5 लाख केवल एक बार बचेगा कि 1.5 लाख हर साल बचेगा? ये टैक्स जो 1.5 लाख बचा है ये एक बार बचेगा कि हर साल बचेगा? ये 1.5 लाख हर साल बचेगा ज़िंदगी भर।
तो मेरे को इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी निकालना है। तो प्रेजेंट वैल्यू बताइए क्या है इसका, बोर्ड पे दिख रहा है। 1.5 लाख जो जिंदगी भर बचेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू बताना है। 1.5 लाख परपेचुइटी उसका प्रेजेंट वैल्यू बताना है। ए बाई आई के फॉर्मूला से क्या आया, 1.5 लाख का प्रेजेंट वैल्यू क्या आया, 1.5 लाख का प्रेजेंट वैल्यू क्या आया, वेट कर रहा हूं। 1.5 लाख का प्रेजेंट वैल्यू चिरायु ने करेक्ट आंसर दिया है, बाकी लोग का वेट कर रहा हूं। 1.5 लाख का परपेचुइटी है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू परपेचुइटी का ए बाई आई, भव्या गर्ग ने करेक्ट आंसर दिया, भव्या गर्ग चिरायु ने करेक्ट आंसर दिया, बाकी लोग का वेट कर रहा हूं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द परपेचुअल इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, संपूर्ण सेन ने करेक्ट आंसर दिया, कृणाल ने गलत आंसर दिया, कृणाल मेहता ने गलत आंसर दिया है, भव्या चिरायु और संपूर्ण ने सही आंसर दिया है, समीर पाटिल ने गलत आंसर दिया, समीर पाटिल ने गलत आंसर दिया। आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी निकालना है। 1.5 लाख का प्रेजेंट वैल्यू, 1.5 लाख परपेचुइटी है उसका प्रेजेंट वैल्यू, इट इज ए बाई आई। तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 0.1 इक्वल टू 15 लाख, 1.5 लाख डिवाइड बाय 0.1 इक्वल टू 15 लाख, 15 लाख इज द आंसर। तो 15 लाख इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। तो इंटरेस्ट टैक्स शील्ड जो फ्लो वेरिएबल वो तो हर साल है, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उसका प्रेजेंट वैल्यू है ए बाई आई, 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख, सॉरी 1.5 लाख डिवाइड बाय 0.1 इक्वल टू 15 लाख। ओके 15 लाख, तो 15 लाख का इंटरेस्ट टैक्स शील्ड है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट टैक्स शील्ड है। ये 15 लाख, ये 15 लाख 1.5 लाख निकाले बिगर कैसे आ रहा है, ये 15 लाख 1.5 लाख निकाले बिगर कैसे आ रहा है, इन तीनों फिगर से 15 लाख कैसे लाएंगे। ये 15 लाख का फिगर डायरेक्टली कैसे आ रहा है, जो मैंने सर्कल में डाला है उसके हेल्प से 15 लाख कैसे आ रहा है, कैसे मैंने व्हाट इनटू व्हाट, 15 लाख डायरेक्टली कैसे आ रहा है। पंद्रह लाख डायरेक्टली कैसे आ रहा है, किसी का जवाब नहीं आया। 30% ऑफ 50 लाख, 30% ऑफ 50 लाख, 30% ऑफ 50 लाख, टीसी इंटू बी, टीसी इंटू बी एकदम करेक्ट है, टीसी इंटू बी। 30% ऑफ 50 लाख, 30% ऑफ 50 लाख, टीसी इंटू बी। तो अगर मैं ये समझाए बिना, अगर मैं ये समझाए बिना आप लोग को बताता, डिस्कस कर रहे हैं अभी, लिखिएगा मत, अगर मैं ये समझाए बिना आप लोग को बताता, लिखिएगा मत कि टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल आईटीएस, परपेचुअल आईटीएस इक्वल टू टीसी इंटू बी। तो आज तक जितने जनों को मैंने पढ़ाया, आज तक से 50,000 लोगों को, सबका डाउट होता है कि सर आप टैक्स रेट को डेट पे क्यों लगा रहे हैं, टैक्स शील्ड तो इंटरेस्ट पे मिलता है। सबका डाउट होता है कि सर टैक्स रेट को डेट पे क्यों लगा रहे हैं, टैक्स रेट तो इंटरेस्ट पे लगता है ना, डेट पे क्यों लगा रहे हैं, ये सबका डाउट होता है। तो मेरा जवाब देना पड़ता है कि अपने इंटरेस्ट टैक्स शील्ड नहीं निकाल रहे हैं, अपने इंटरेस्ट टैक्स शील्ड का प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बताना पड़ा। अभी भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इन दैट केस समझाने के लिए डेट अमाउंट बी है, इंटरेस्ट रेट आर है, तो आर इंटू बी इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, और टीसी उसके ऊपर टैक्स बच रहा है, टीसी इंटू आर इंटू बी, ये इंटरेस्ट टैक्स शील्ड है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट टैक्स शील्ड नहीं है, तो परपेचुइटी है, इसका प्रेजेंट वैल्यू इज ए बाई आई, ए बाई आई किए तो आर आर कट, ए बाई आई किए तो आर आर कट, और उससे आ गया अपना टीसी इंटू बी, उससे आ गया टीसी इंटू बी। समझ में आया, टीसी इंटू बी। एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट का मतलब एक साल का इंटरेस्ट टैक्स शील्ड नहीं, जिंदगी भर का इंटरेस्ट टैक्स शील्ड का प्रेजेंट वैल्यू। तो इन दैट केस इंटरेस्ट टैक्स शील्ड डिवाइडेड बाय आर, आर आर कट, तो टैक्स रेट इनटू डेट। क्या ये क्लियर है? अभी कॉपी नहीं करना था, मैं लिखाऊंगा। ये कोई कॉपी कर रहा है तो 2 बार कॉपी करेगा, ये मैं लिखाने वाला हूं। क्या ये क्लियर है? टीसी इंटू बी। आई होप कोई डाउट बाद में नहीं पूछे कि सर टैक्स रेट को डेट पे क्यों लगाए, टैक्स रेट तो इंटरेस्ट पे लगता है, इंटरेस्ट टैक्स के लिए यस इंटरेस्ट पे लगता है, पर उसका जब प्रेजेंट वैल्यू किए तो इंटरेस्ट रेट कट गया और बचा टैक्स रेट इंटू डेट।
टैक्स रेट इनटू डेट। किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है, कोई इशू नहीं है, और कोई टारगेट सेट नहीं है मेरा कि आज तो इतना कंप्लीट होना ही चाहिए, कोई इशू नहीं है। पहले नंबर्स के हेल्प से समझाया, फिर एल्जेब्रा के हेल्प से दिखा रखा हूं बोर्ड पे। नंबर्स था 50 लाख का डेट, इंटरेस्ट रेट 10%, तो 5 लाख का इंटरेस्ट आया था, उसका 30% 1.5 लाख का इंटरेस्ट टैक्स बचा था, और वो 1.5 लाख जिंदगी भर, तो 1.5 लाख बाय 0.1, उससे अपना 15 लाख आया था। आई होप क्लियर है। समीर पाटिल का जवाब आया यस, बाकी लोग का कोई जवाब नहीं आया है, तो मेरे ख्याल से ऑब्वियस है कि क्लियर है। तो अब आप पॉइंट नंबर 2 में चलिए, और पॉइंट नंबर 2 में लिखिए, पॉइंट नंबर 2 में लिखिए टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट। टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट, इनफैक्ट आपको यही लिखना है पॉइंट नंबर 2 में, टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल ITS। टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जिंदगी भर जो इंटरेस्ट टैक्स बचेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल ITS इक्वल टू A by I इक्वल टू A by I इक्वल टू TC इंटू R इंटू B डिवाइड बाई R, TC इंटू R इंटू B डिवाइड बाई R इक्वल टू TCB, इक्वल टू TCB, इक्वल टू TCB डैश यूज डायरेक्टली प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड, यूज डायरेक्टली डैश प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड। एग्जाम में ये सब दिखाने का जरूरत नहीं हो, समझेगा भी नहीं चोमू, ठीक है। यूज डायरेक्टली प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड। आप लोग सोचते होंगे मैं ऐसे क्यों तौहीन करता हूँ उन लोगों का, बिकॉज मेरे को पता है उन लोगों का लेवल क्या है, मेरे को पता है उन लोगों का लेवल क्या है, इसलिए तौहीन करना जरूरी होता है, सो दैट स्मार्ट स्टूडेंट नॉलेज के अलावा समझे कि कौन उसका पेपर चेक करने वाला है, और वो समझते हुए वो अगले के माइंड में जाके प्रेजेंटेशन दे। बहुत ज़्यादा हाई फाई ज्ञान देने से एग्जाम पेपर में सेंस नहीं है। हाई फाई ज्ञान खुद का होना चाहिए, वो बहुत काम आएगा रियल लाइफ में, बट एग्जाम पेपर में नहीं, ठीक है। टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट, TC इंटू B, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। ये सब यूज करेंगे, वो काट देगा, समझ में नहीं आएगा ना तो गुस्सा होकर काट देगा, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3, हेंस VL इक्वल टू VU प्लस TCB, 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 इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, तो इंटरप्रिटेशन ये है, लिखिए अगर एक लीवर्ड फर्म है एंड उसको वैल्यू करने को बोला, यूजिंग मॉडल विथ टैक्स। अगर एक लीवर्ड फर्म है एंड उसको वैल्यू करने को बोला यूजिंग मॉडल विथ टैक्स, तो कान को घुमा के पकड़ना है, कान को घुमा के पकड़ना है। ये क्या हुआ सर, बता रहे हैं कान को घुमा के पकड़ना है। तो अगर एग्जाम में सम आया जहाँ पे एक लीवर्ड फर्म है और बोला इसका वैल्यूएशन कीजिए यूजिंग मॉडल विथ टैक्स, टैक्स रेट दिया हुआ है, तो आप कैसे वैल्यू करेंगे, घुमा के। घुमा के मतलब बता रहे हैं, स्टेप 1, assume that the firm is unlevered, तभी तो घुमा के बोल रहे हैं। assume that the firm is unlevered,
माने वो है लीवर्ड फर्म, आपको मन में मानना पड़ेगा सपोज वो अनलीवर्ड होता तो assume that the firm is unlevered dash VU equal to EBIT into 1 minus T, T माने TC है, वो एक ही बात है, TC लिख दे रहा हूं, डिवाइड बाय KC स्टार। TC माने कॉर्पोरेट टैक्स रेट, लिख दीजिएगा फुल फॉर्म। आप T भी लिख सकते हैं, TC का जरूरत नहीं है, T भी लिख सकते हैं, बुक में TC लिखा है तो मैं भी लिख दिया, EBIT इंटू 1 माइनस TC बाई KC स्टार। सर अभी तक तो आप लोग EBIT बाई KC कर रहे थे, अब 1 माइनस T क्यों? बिकॉज टैक्स दिया हुआ है, मैं क्या करूं? ओके, नो पैट बाई KC स्टार, वेयर KC स्टार इक्वल टू discount rate for firms in that discount rate for discount rate for unlevered firms in that risk class डिस्काउंट रेट फॉर अनलीवर्ड फर्म्स इन दैट रिस्क क्लास, जिस क्लास में वो फर्म बिलोंग करता है। सम आया ना, एक फर्म को वैल्यू करना है, सीमेंट फर्म है और उस पर डेट भी है और बोलेगा MM मॉडल यूज करना है विथ टैक्सेस, तो हम लोग मान लेंगे वो अनलीवर्ड है। तो अनलीवर्ड फर्म को वैल्यू कैसे करेंगे? नो पैट बाई KC। ओके, इसको नो पैट भी बोलते हैं, आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप EBIT इंटू 1 माइनस T बोलिए। ओके, नो पैट बाय KC स्टार। KC स्टार क्या है? उस क्लास का डिस्काउंट रेट, उस क्लास का, उस धंधे का डिस्काउंट रेट। स्टेप 2, टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट। फिर आप निकालिएगा इस फर्म का एक्स्ट्रा वैल्यू क्या होगा, ये तो लीवर्ड है ना, तो इसका एक्स्ट्रा वैल्यू क्या होगा? आपको पता ही है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है? टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट का प्रूफ नहीं, फॉर्मूला क्या है? टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट का प्रूफ नहीं चाहिए, फॉर्मूला क्या है मैंने पूछा? टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट का प्रूफ नहीं, फॉर्मूला क्या है? TC इंटू बी, टैक्स रेट इंटू डेट, TC इंटू बी, या T इंटू बी बोल सकते, कोई बात नहीं है, TC यूज करना जरूरी नहीं है, टैक्स रेट इंटू डेट, दैट्स फाइन। स्टेप 3, हेंस VL इक्वल टू VU प्लस TCB, यानी कि स्टेप 1 प्लस स्टेप 2, स्टेप 1 प्लस स्टेप 2, VL इक्वल टू VU प्लस TCB, स्टेप 1 प्लस स्टेप 2। सर ये तो बहुत आसान था, तो मैंने कब बोला डिफिकल्ट था? पर ये सही, बताइए इसमें कान घुमा के वगैरह जो आप लिखाए उसका क्या मतलब था? ये कान घुमा के वगैरह जो बताए उसका क्या मतलब था? मतलब ये था कि लॉजिकली इस फॉर्मूला से, जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है स्टेप 1 से, इससे डायरेक्टली वैल्यू क्यों नहीं आ रहा है फर्म का? क्योंकि MM मॉडल विथ टैक्सेस में टैक्स बढ़िया चीज़ है ना, तो ये जो लीवर्ड फर्म है इसका KC थोड़ा कम होगा, पर वो KC दिया हुआ नहीं है अपने को। जो लीवर्ड फर्म है उसका KC थोड़ा कम होगा बिकॉज टैक्स एडवांटेज है, पर वो KC दिया हुआ नहीं है अपने को, तो KC फॉर द रिस्क क्लास अनलीवर्ड फर्म का दिया हुआ है, तो हमको मानना पड़ा वो अनलीवर्ड है। ठीक है सर, ऐसे क्यों नहीं किए कि पहले ये लीवर्ड फर्म जो है इसका इक्विटी का वैल्यू निकाल देते हैं, इक्विटी का पैट डिवाइडेड बाय KE, पैट बाय KE नहीं निकाल सकते बिकॉज उसका KE पता नहीं है, उसका KE पता नहीं है। सर KE तो दिया हुआ है बिकॉज अनलीवर्ड फर्म का डिस्काउंट रेट है ना, वही तो KE हुआ। ये फर्म तो लीवर्ड है ना, इसका KE तो ज़्यादा होगा, इसका KE नहीं पता है। ये मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए कि सर ये कान घुमा के क्यों पकड़े, इसका डायरेक्टली VL क्यों नहीं आ गया, बिकॉज ये KC स्टार इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसका KC कम होगा सर। और इसका ऐसे क्यों नहीं कि इसका वैल्यू ऑफ इक्विटी पहले निकाल दिए और फिर इक्विटी प्लस डेट, बिकॉज इक्विटी के लिए KE चाहिए और इसका अपने को इक्विटी नहीं पता, लीवर्ड फर्म का KE क्या है वो नहीं पता। ठीक है, स्टेप 4 सम आगे चलेगा। स्टेप 4 अब वो पूछेगा इसका KC बताओ, KC फॉर द लीवर्ड फर्म, KC फॉर द लीवर्ड फर्म
इक्वल टू नोपैट डिवाइड बाय VL, नोपैट बाय VL EBIT इंटू 1 माइनस TC डिवाइड बाय VL जो अभी स्टेप 3 में निकला। अब आप उसका गिरा हुआ केसी निकाल पाएंगे, केसी कम होगा ना इसका लीवर्ड फर्म का, बिकॉज ऑफ टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट। तो इस तरह से पहले भी किए थे हम लोग, EBIT बाय वैल्यू से केसी निकालते थे, अभी भी वही किए, EBIT इंटू 1 माइनस TC डिवाइड बाय VL। स्टेप 5 KE for the levered firm, KE for the levered firm, KE for the levered firm, उसके लिए KE इक्वल टू पैट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, और वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी ब्रैकेट S इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस डेट। ये पहले भी करते थे। वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल लो, उस पर से डेट लेस कर दो तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा, और पैट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, उससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलेगा, उससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलेगा। ये पांचों स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा जो लिखाया है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे बताऊँ कितना इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सम्स बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी से आता है ये पांचों स्टेप का। अभी आपको अचानक से किसी लोग को स्ट्रेस लग रहा होगा, स्ट्रेस, ठीक है यार समझ में आ रहा था पर पता नहीं थोड़ा स्ट्रेस ही हो गया, बिकॉज अभी प्रैक्टिस नहीं की है। जब प्रैक्टिस करेंगे 1 सम 2 सम 3 सम, फिर तो बस कोई बात ही नहीं है। हर सम में ऐसे ही करना है, पहले मानना है कि फर्म अनलीवर्ड है, उसका वैल्यू निकाल देना है अनलीवर्ड का, उसके बाद टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट ऐड करना है, वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म आ गया, केसी निकाल दो, नो पैट बाय वैल्यू, उसके बाद उसका इक्विटी का वैल्यू निकाल दो और पैट बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी कर दो, तो KE आ गया। फास्ट लग रहा होगा अभी, सम्स करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ओके सम्स करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ओके सम्स करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। लिखिए प्लीज। एक काम करते हैं बेसिकली 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, बेटर रहेगा। तो आपको ऐसा लगने वाला है कि पता नहीं बता तो दिए पर आई एम नॉट कंफर्टेबल, बट वो सम्स करने से कंफर्टेबिलिटी आएगा, ठीक है। तो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट्स का ब्रेक है, ब्रेक।
ओके, सो ब्रेक के बाद फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो महक अनेजा ने बोला है आपने ऊपर प्रूफ करवाया था टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट इज T/B। मैंने तो नहीं करवाया T/B, हमने तो T/B किया था। गॉड नोज आप क्या कॉपी कर रहे हैं। अब कहाँ था वो ढूंढना भी दिक्कत की बात है। कहाँ कराया था T/B। अब बोलेंगे सॉरी। तो महक अनेजा जो है वो बोल रहे हैं कि साहब आपने ऊपर प्रूफ में करवाया था कि टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट इज T/B। कहाँ पे T/B दिख रहा है आपको? TC/B साफ साफ तो दिख रहा है। एनीवेज सम्स में चलते हैं। सो दो तरह के सम्स आते हैं, टू टाइप्स ऑफ सम्स। लिख दीजिए, टू टाइप्स ऑफ सम्स। से ऐसे टाइप क्यों करवा रहे हैं? बिकॉज अगर कोई चीज़ रिपीटेडली आता है तो इन दैट केस एग्जाम में प्रेपरेशन वाइज इट ऑलवेज हेल्प्स, अपने को पता है कितने टाइप का आ रहा है। तो टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 सम्स में दो फर्म्स दिया रहेगा, 2 फर्म्स इन द सेम, कॉपी करना है आपको जाहिर है, इन द सेम रिस्क क्लास। 2 फर्म्स इन द सेम रिस्क क्लास, दो फर्म्स दिया रहेगा A और B इन द सेम रिस्क क्लास, डैश one levered and another unlevered, one levered and another unlevered। तो दो फर्म्स दिया रहेगा इन द सेम रिस्क क्लास, एक लीवर्ड फर्म एक अनलीवर्ड फर्म। वैल्यू देम, उनको वैल्यू करिए, वैल्यू देम, ठीक है। तो एक सम ऐसा होगा, दो फर्म्स। और दूसरा सम क्या होगा? अ सिंगल फर्म इज प्रेजेंटली अनलीवर्ड, अभी ये फर्म अनलीवर्ड है, प्रेजेंटली अनलीवर्ड, एंड नाउ decides to go for a leveraged buyback। leveraged buyback ये वर्ड मैंने पहले भी यूज़ किया है। तो लेवरेज का मतलब डेट उठाना, और डेट उठा के बिजनेस में लगाना कि शेयर्स बाईबैक करना। लेवरेज्ड बाईबैक, डेट उठाना और डेट उठा के धंधे में नहीं लगाना, उससे शेयर्स को बाईबैक करना, यानी बेसिकली इक्विटी को कम करना, डेट को बढ़ाना। तो फर्म अनलीवर्ड है, अब उसको लगा नहीं हम लोग डेट के बदले इक्विटी पे जाएंगे, तो डेट उठा के इक्विटी को बाईबैक कर लिया, फुल स्टॉप। वी हैव टू फाइंड आउट its new value। वी हैव टू फाइंड आउट इट्स न्यू वैल्यू, उसका नया वैल्यू निकालना पड़ेगा फर्म का अपने को। वी हैव टू फाइंड आउट इट्स न्यू वैल्यू। कि बाईबैक के बाद उसका वैल्यू बढ़ जाएगा ना, बिकॉज MM मॉडल है विथ टैक्सेस। ये जो मैंने यहाँ फॉर्मूलाज लिखाया था, इनमें हाँ ये ना, ये KC स्टार, डिस्काउंट रेट फॉर अनलीवर्ड फर्म दैट रिस्क क्लास, KC स्टार, उसको ये लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी शब्द यूज़ किया रहता है KC स्टार के लिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, KC स्टार, मतलब अगर फर्म अनलीवर्ड होता तो उसका डिस्काउंट रेट क्या है, वही KE है अनलीवर्ड के लिए, तो KC स्टार ही तो KE है अनलीवर्ड के लिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है।
तो चलिए अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरे को याद आता है पहले तो नवंबर 2018 में इसका क्वेश्चन आया हुआ है। तो नवंबर 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सजेस्टेड आंसर्स नवंबर 2018, क्वेश्चन देख रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, नवंबर 2018, क्वेश्चन नंबर 5 लिख लीजिए। नवंबर 2018 क्वेश्चन नंबर 5। यस, बुक में भी सब मिल जाएगा, आप खोज लीजिएगा बाद में। अभी मैं पूरा का पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इंस्टीट्यूट के पेपर से और उससे कराऊँ। नवंबर 2018 क्वेश्चन नंबर 5। इनफैक्ट अपने बुक में पीछे क्वेश्चन पेपर जो है वहाँ पे भी मौजूद है। पीछे क्वेश्चन पेपर है नवंबर 2018 का, वहाँ भी मौजूद है। नवंबर 2018 क्वेश्चन नंबर 5। The following data relates to two companies belonging to the same risk class. Particulars: A Limited, B Limited. Expected net operating income 18 lakh, 18 lakh. 12% debt 54 lakhs. Equity capitalization rate. तो जो फर्म बी है उस पर तो डेट नहीं है। देखिए फर्म बी में डेट नहीं है, फर्म बी में डेट नहीं है, तो उसका जो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट के ही दिया है वही तो केसी हो गया ना। जो फर्म बी है उस पर डेट नहीं है तो उसका जो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है वही के ही, वही केसी हो गया। और इसी को तो केसी स्टार का बात कर रहा था मैं, इसी को 18% को केसी स्टार बोल रहा था। सेम रिस्क क्लास है। रिक्वायर्ड, ओके समीर पाटिल हेल्प कर रहे हैं आप लोग का, बता रहे हैं कि अपने बुक में पेज नंबर 231 में है, आप देख सकते हैं। वैसे बोर्ड पे ध्यान देंगे तो बेटर रहेगा। डिटरमाइन द टोटल मार्केट वैल्यू, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच कंपनी अज्यूमिंग नो टैक्सेस एज पर एमएम अप्रोच। तो ये नो टैक्सेस वाला है एमएम 1958। सेकेंड पार्ट, डिटरमाइन द टोटल मार्केट वैल्यू, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल केई एंड केसी assuming 40% tax as per MM approach. Are you okay? तो फर्स्ट पार्ट है सम का MM approach 1958, सेकेंड पार्ट है सम का MM approach 1963। ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अगर फर्म बी पे ध्यान दें, फर्म बी पे, तो फर्म बी का जो इक्विटी का वैल्यू है वो 18 लाख बाई 0.18। फर्म बी का इक्विटी का वैल्यू 18 लाख बाई 0.18, और वो जो आया वही तो इक्विटी का वैल्यू, वही फर्म वैल्यू है, बिकॉज डेट तो है नहीं। तो फर्म बी का इक्विटी का वैल्यू और फर्म का वैल्यू इज 18 लाख बाई 0.18। आई होप ये क्लियर है। और उसका केसी और केई सेम है, केसी इक्वल टू केई इक्वल टू 18%, केसी इक्वल टू केई इक्वल टू 18%। ये क्लियर है क्या? विदाउट टैक्सेस फर्म बी जो है उसका वैल्यू 18 लाख बाई 18%, 1 करोड़, वही इक्विटी का वैल्यू है और वही इक्विटी और वही फर्म का वैल्यू है। और केसी इक्वल टू केई इक्वल टू 18%। इज इट फाइन? फर्स्ट पार्ट फर्म बी नो टैक्सेस, फर्स्ट पार्ट फर्म बी नो टैक्सेस, ईबीआईटी दिया हुआ 18 लाख, केई दिया हुआ 18% और टैक्स फैक्स कुछ है नहीं। ठीक है, करिए, स्टार्ट कीजिए लिखना, स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट पार्ट नंबर ए, नंबर ए लिख दीजिए एमएम मॉडल विदाउट टैक्स, एमएम मॉडल विदाउट टैक्स लिखिए, एमएम मॉडल विदाउट टैक्स, हेडिंग है एमएम मॉडल विदाउट टैक्स। उसमें सब हेडिंग फर्म बी, सब हेडिंग फर्म बी, सब हेडिंग फर्म बी, फर्म बी के अंदर लिखिए वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द फर्म ब्रैकेट वी, वी इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय KC, EBIT डिवाइडेड बाय KC। सो 18 लाख डिवाइडेड बाय 0.18 इक्वल टू 1 करोड़।
18 लाख डिवाइडेड बाय 0.18 इक्वल टू 1 करोड़। क्या क्या पूछा था? टोटल मार्केट वैल्यू, तो टोटल मार्केट वैल्यू 1 करोड़ आंसर। फिर क्या पूछा? इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट लिख दीजिए, के ई इक्वल टू के सी इक्वल टू 18%, के ई इक्वल टू के सी इक्वल टू 18%, बिकॉज वो बोला है फॉर ईच कंपनी। तो आप लोग हंसेंगे कैसा, के ई तो दिया हुआ है तो निकालें क्या, तो हम क्या करें, पूछा है तो के ई इक्वल टू के सी इक्वल टू 18%। ओके, के ई आ गया, के सी आ गया, 18% आंसर। इनफैक्ट अलग अलग, के ई 18%, के सी 18%, दो बार लिख दीजिए, के ई 18, के सी 18, दोनों के बगल में आंसर। क्या पता वो चोमू देखना भूल जाएगा, सोचेगा दो ही आंसर दिया है, तो एक 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 3 नंबर का एक को जो भी होगा वो मिलेगा नहीं। नेक्स्ट, फर्म ए। फर्म ए, तो जो फर्म ए है उसमें लिख दो अंडर एम एम मॉडल वी एल इक्वल टू वी यू, अंडर एम एम मॉडल वी एल इक्वल टू वी यू, therefore वैल्यू ऑफ फर्म ए इक्वल टू 1 करोड़, वैल्यू ऑफ फर्म ए इक्वल टू 1 करोड़, वैल्यू ऑफ फर्म ए इक्वल टू 1 करोड़। के ई फॉर्मूला से निकालिए, के ई क्या फॉर्मूला था के ई का? के ई इक्वल टू के सी प्लस के सी माइनस के डी इंटू बी बाई एस, याद होगा फॉर्मूला, के ई इक्वल टू के सी प्लस ब्रैकेट ओपन के सी माइनस के डी इंटू बी बाई एस। वो अभी तक हम लोग वो भी निकाले नहीं ना, एस। एक मिनट, गंदा सब होता है ना जहाँ पे कुछ दिमाग लगाने का नहीं है, उसमें यही सब अटकाव होता है। तो अपना वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो तो 1 करोड़ आ गया, 1 करोड़। और वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है वो निकाल लेना चाहिए था अपने को। वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल टू वी माइनस बी, तो 1 करोड़ माइनस डेट कितना है? डेट है 54 लैक्स, 1 करोड़ माइनस 54 लैक्स, 46 लाख। फर्म ए का बात हो रहा है, फर्म ए का। के ई दो तरह से निकाल सकते हैं, मैं फॉर्मूला से निकाल रहा हूँ, के सी प्लस के सी माइनस के डी इंटू बी बाई एस, पुट कर दीजिए, के सी प्लस के सी माइनस के डी इंटू बी बाई एस। पुट कर दीजिए 18 प्लस 18 माइनस क्या था, इंटरेस्ट रेट 12% है, इंटू 54 बाई 46, तो संपूर्ण बोल रहे हैं 25.04%। वो वैसे भी निकाल सकते थे, पैट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, पैट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी से भी निकाल सकते थे। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस कीजिए, नेट इनकम आ गया, डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी 46 लाख, तो भी आ जाएगा। इनफैक्ट वो ज़्यादा इजी है, 25.04% लिख दे। और के ई इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो नेट इनकम क्या है? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, इक्वल टू, तो व्हाट इज ईबीआईटी? 18 लाख माइनस 12% ऑफ 54 लाख, न्यूमरेटर में कितना आ रहा है? 18 लाख माइनस 12% ऑफ 54 लाख, तो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? 18 लाख का ईबीआईटी है, 12% ऑफ 54 लाख लेस करना है, न्यूमरेटर में 11,52,000 आ रहा है।
तो वही आ गया होगा। %25.04, 25.04% के ई। और अलग से पूछा है केसी, तो लिख दो केसी इक्वल टू 18%, बिकॉज एम मॉडल के अनुसार केसी सेम रहेगा दोनों फर्म्स का। केसी इक्वल टू 18%। तो ये सब आंसर्स है। कौन कौन सा आंसर है? 3 चीज़ का मार्क्स है, 25.04 का, 18 का और 1 करोड़ का। 3 पार्ट्स पूछा था। ऑलवेज रीड द क्वेश्चन नाइसली कि मार्क्स क्या चीज़ का है। टोटल मार्केट वैल्यू 1 करोड़, के ई 25.04 और के सी 18%। अब सेकेंड पार्ट है, इस बार 40% टैक्स रेट है, ठीक है, 40% टैक्स रेट। तो सेकेंड पार्ट है एमएम मॉडल विथ टैक्स। फर्म बी, तो फर्म बी वैल्यू ऑफ फर्म बी का फॉर्मूला क्या है? अनलीवर्ड है फर्म बी, उसका वैल्यू का फॉर्मूला EBIT इंटू 1 - T बाय KC स्टार। EBIT इंटू 1 - T बाई KC स्टार। तो EBIT दिया हुआ था कितना? 18 लाख इंटू 0.6 डिवाइड बाय KC स्टार। KC स्टार क्या है? 0.18 इक्वल टू 60 लाख। 60 लाख, 18 लाख इंटू 0.6 बाई 0.18 इक्वल टू 60 लाख। इक्वल टू 60 लैक्स। तो वैल्यू ऑफ द फर्म पूछा था, उसके अलावा क्या पूछा था? केई और केसी पूछा था। तो केई तो वही है जो केसी है, केई इक्वल टू केसी, अलग अलग लिख दो। केई 18%, केसी 18%, फर्म बी का। टाइम पास चल रहा है। केई 18%, केसी 18%, फर्म बी का। फर्म ए का वैल्यू पूछा है, उसको निकालने के लिए एमएम मॉडल का जो तरीका है, स्टेप 1 VU इक्वल टू 60 लाख निकला हुआ है कि अगर फर्म ए अनलीवर्ड होता तो उसका वैल्यू क्या होता? 60 लाख। टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट इक्वल टू टैक्स रेट इनटू डेट। सर आप टीसी नहीं लिख रहे हैं, लिख सकते हैं, चाहे तो टी लिख सकते हैं। 40% ऑफ डेट कितना था? 54 लाख। फोर्टी परसेंट ऑफ 54 लाख, %40 ऑफ 54 लाख 21,60,000। जिंदगी भर जो टैक्स बचेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू। ये डाउट कोई नहीं पूछे कि टैक्स रेट को डेट पे क्यों लगा दिए, नहीं लगाए हैं, इंटरेस्ट पे ही लगाए हैं। वो 1 साल का इंटरेस्ट टैक्स शील्ड उसका प्रेजेंट वैल्यू से फॉर्मूला आया था 21,60,000। स्टेप 3 वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म इक्वल टू VU प्लस टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट, तो इक्वल टू 60 लाख प्लस 21,60,000, 81,60,000 आंसर। इसका मार्क्स मिलेगा। टोटल मार्केट वैल्यू पूछा है 81,60,000 आंसर।
एंड लीवर्ड फर्म को पहले अनलीवर्ड मान लेते हैं, उसका वैल्यू निकालते हैं, फिर टैक्स एडवांटेज ऐड करते हैं। अब पूछा है वो केसी और केई, तो पहले केसी निकाल लेते हैं। केसी इक्वल टू नोपैट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म। तो नोपैट क्या है, वही 18 लाख था क्या, इंटू 0.6 डिवाइड बाय अभी जो आया 81,60,000 इंटू 100। 18 लाख इंटू 0.6 डिवाइड बाय 81,60,000 इंटू 100 कितना? केसी कम आएगा, इसका 18 से कम आएगा, 13.235। यही तो फ़ायदा है एमएम मॉडल विद टैक्स में, लीवर्ड फर्म का केसी थोड़ा कम हो जाता है। 13.235%, 13.235%। अब के ही निकालना है, उसके लिए पहले पैट निकाल लेते हैं। तो EBIT दिया हुआ 18 लाख लेस इंटरेस्ट 12% ऑफ 54 लाख, 12% ऑफ 54 lakhs, 18 लाख लेस 12% ऑफ 54 lakhs कितना? ट्वेल्व परसेंट ऑफ 54 लाख कितना? 6,48,000। तो आ गया अपना पीबीटी। तो आ गया पीबीटी कितना? 11,52,000। तो पैट एट द रेट ऑफ 60%, पैट एट द रेट ऑफ 60% क्या आ रहा है? पैट एट द रेट ऑफ 60% क्या आ रहा है? $691,200, 691,200। Also value of equity ब्रैकेट S इक्वल टू VL माइनस B। तो VL निकला अपना 81.6 लैक्स और B है 54। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है? 81.6 माइनस 54। 81.6 पूरे फर्म का वैल्यू है, उस पर से डेट 54 है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी? 27.6 लैक्स, 27.6 लैक्स। देयरफॉर KE इक्वल टू पैट डिवाइडेड बाय इक्विटी इंटू 100। तो पैट निकला है अभी अपना 6,91,200 डिवाइड बाय 27,60,000 इंटू 100। %25.04%, 25.04%। और अगर किसी को अल्टरनेट सॉल्यूशन करना है, एग्जाम में 2 सॉल्यूशन करके नहीं आना है, पर यहाँ पे तो के ई इक्वल टू के सी स्टार प्लस के सी स्टार माइनस के डी इंटू बी बाई एस इंटू 1 माइनस टी। 1 माइनस टी भी होगा। मैं नहीं बोल रहा आपको यूज़ करना ही है, बट भव्य वगैरह तो खुश होगा ही ना कि चलो और एक तरीके से बताए। तो 18 प्लस 18 माइनस 12 इंटू 54 डिवाइड बाई 27.6 और 54 के साथ इंटू 0.6। देखिए आ रहा है क्या? 18 प्लस 18 माइनस 12 इंटू 54 बाई 27.6 इंटू 0.6। ये है के का इक्वेशन इन द प्रेजेंस ऑफ टैक्स।
पर इससे बेटर था पैट बाय एस। तो 25.04% इससे भी आ रहा है। तो हर क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से कराया है और ये वाले पार्ट में काफ़ी समय देना पड़ेगा। आज भी क्या है ना, मैंने आज तक देखा है एक ही क्लास में जब ये बताता हूँ और सम्स कराता हूँ तो वैसे घुसता नहीं है। नेक्स्ट क्लास में जब और हौले हौले सम्स कराता हूँ तो जाके लगता है हाँ अब ठीक है सर। मैंने देखा आज तक हुआ है ये, तो आज तक हुआ है तो आपके साथ भी तो होना ही है। ऑल द नोट्स लिखा दिए, सब लिखा दिए, लॉजिक दे दिए, पर वो जो बैठने का बात है ना, वो थोड़ा सा समय चाहिए बैठने के लिए। ठीक है, वो बैठने के लिए थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, तभी वो बैठेगा। तो एक बार आज का जो नोट्स हुआ है उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। यू मे फील दैट पूरा क्लियर नहीं है, यू मे फील दैट नहीं क्लियर, एक्चुअली यू मे फील दैट क्लियर है पर कंफर्टेबल नहीं है। आप जब घर पे देखेंगे आज शाम को या कल तो आपको लगेगा क्लियर तो है यार, पर पता नहीं कंफर्ट नहीं आ रहा है, खुद से नहीं पकड़ पाएंगे। तो इन दैट केस जब मैं वापस से थर्सडे को क्लास लूँगा तब पूरा कंफर्ट आ जाएगा, तब पूरा कंफर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो एक सम सॉल्व किया नवंबर 2018 का। ठीक है, ओके। सो आई थिंक इट्स वेरी हैवी राइट नाउ, वी आर एंडिंग द क्लास एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड ये टॉपिक को मैं फिर से नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिस करवाऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा एंड गारंटी नेक्स्ट क्लास के एंड में या बीच में ही हर जन बोलेंगे एकदम क्लियर है सर, एकदम कोई भी सम आगे कर देंगे। समझ गए? तो फिर भी घर पे एक बार आज खुद देखिएगा और कल देखिएगा एंड बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट थर्सडेज क्लास। ठीक है, ओके। ये सीए फाइनल में बहुत काम आता है तो ये कॉन्सेप्ट छोड़ नहीं सकते। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एमएम मॉडल दो जगह है, एक है कैपिटल स्ट्रक्चर में और एक है डिविडेंड पॉलिसी में। डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर में भी एमएम मॉडल है, वहाँ पे एमएम बोलता है कि डिविडेंड पॉलिसी डजंट मैटर, डिविडेंड ज़्यादा दो कम दो फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ एमएम मॉडल बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर डजंट मैटर, डेट ज़्यादा लो इक्विटी ज़्यादा लो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एमएम हर जगह आता है और डिबेट चलता रहता है, बताओ क्या करें, बोलता है फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इररिलेवेंस का बाप है एमएम। एनीवेज, सो this is where we are ending the class today. Thursday we'll continue with capital structure MM model and I move to the other parts of the chapter. मेरे ख्याल से ये चैप्टर या तो सैटरडे को या ट्यूसडे को ख़त्म होगा, बिकॉज EBIT EPA रिलेशनशिप में कई सारे सम्स हैं, तो या तो सैटरडे ख़त्म होगा या ट्यूसडे ख़त्म होगा ये चैप्टर। ठीक है, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको थियोरी का गाइडेंस दूंगा एंड उसके बाद मैं आपका इकोनॉमिक्स का डाउट्स लूँगा। टॉपिक बाय टॉपिक इकोनॉमिक्स का डाउट्स लेंगे और अमेंडमेंट क्लास भी इकोनॉमिक्स की एक ठो आने वाली है। ठीक है ना, चलिए बाय बाय।